दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक और वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। देखो पिछली वीडियो में आपको इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट बता चुका। अगर नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन में पिन है, फटाफट जाके देख के आओ फिर आना इस वीडियो में। तो एक्सटर्नल की थोड़ी बहुत डेफिनेशन मीनिंग आपको समझ आ गया है मेरी पुरानी वीडियो से कि जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं, देखो जिसको रिक्रूटमेंट का मतलब नहीं पता वो वीडियो पे आई बटन में पिन है, जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट वो मेथड्स होते हैं, वो सोर्सेज होते हैं जिनको हम यूज करते हैं जब इंटरनल हमारी नीड सेटिस्फाई नहीं कर पाते। हमें कोई एम्प्लॉय चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से हम वो नीड सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, चाहे ट्रांसफर से चाहे प्रमोशन से, कैसे भी करके हम वो नीड सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, तो हम एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट पे रिलाई करते हैं। तो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट वो जो मतलब कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से कोई बंदा लेके आना, इतनी सी बात है। हमारे सिलेबस में मोस्ट कॉमनली यूज 10 सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। आपको 10 तरीके क्या हो सकते हैं, क्या पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका बड़ा भाई आपको भी पढ़ाएंगे। शुरू करते हैं बिना देरी के। लेकिन अगर अब तक हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से कर दो, और वीडियो को लाइक शेयर मैं कहता ही नहीं, कभी नहीं कहता, आज भी नहीं कह रहा। अगर अच्छी लगेगी आप अपने आप कर दोगे, नो इश्यूज। और कमेंट जरूर करना मेरे भाई, कोई भी दिक्कत लगे, कोई भी कमी लगे, पूरी वीडियो में कमेंट करना। कोई क्वेरी हो, कोई अनबायस्ड ओपिनियन, कुछ भी हो, कमेंट। तो लेट्स स्टार्ट। देखो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, इनका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है 10 स्टेप्स का, लेकिन इन सब का आपको मतलब क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपको इनके मतलब का कंसेप्ट बिल्कुल तसल्ली से जड़ से पकड़ लेना है, क्योंकि इन पे केस स्टडी जाएंगी भर भर के। केस दे दिया, बताओ कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज हुआ, तो आपको पहचानना है। तो मैं एक एक करके इस तरह से बताऊंगा कि शुरू वाले आपने सुने होंगे, आपके नोन होंगे, लेकिन आगे आते आते वो ऐसे होंगे जिनका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सबसे पहले आता है कैंपस रिक्रूटमेंट। आप 12th में हो, पढ़ रहे हो, पढ़ क्यों रहे हो, आपको मार्क्स चाहिए। मार्क्स क्यों चाहिए भाई, अच्छा कॉलेज चाहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बेस्ट कॉलेज में मुझे एडमिशन चाहिए। एसआरसीसी हर कॉमर्स वाले का ड्रीम होता है, मेरा भी है। मेरे इस साल के रिजल्ट्स आएंगे तब पता लगेगा। तो कैंपस रिक्रूटमेंट क्या है, हमें अच्छा कॉलेज चाहिए। अच्छे कॉलेज में क्या होता है, एसआरसीसी में ऐसा क्या खास है जो एक शहर के लोकल कॉलेज में नहीं है। एसआरसीसी में एक ब्रांड वैल्यू है, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एसआरसीसी को अप्रोच करती हैं, और एसआरसीसी जब आपने डिग्री कर ली तो उसके बाद आपके पैकेजेस लगते हैं, आपको जॉब्स काफी इजीली मिल जाती है, काफी हाई पैकेज की, ये बात होती है। तो कैंपस रिक्रूटमेंट वो चीज है, मतलब जो कंपनी है उसको रिक्रूट करने हैं एम्प्लॉइज पर्सनल, तो कैंपस में जाएगी। कैंपस मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ऑर्गेनाइजेशन, वहां से उनको रिक्रूट करेगी। ये हमारी पहली चीज। जब नए पढ़े हुए स्टूडेंट्स को, जिन्होंने अभी ताजी अपनी स्टडी कंप्लीट की है, उनको कंपनी ले जाती है, वो होता है कैंपस रिक्रूटमेंट। ये टेक्नोलॉजी की फील्ड में हो सकते हैं, कॉमर्स की फील्ड में हो सकते हैं, मैनेजरियल की फील्ड में हो सकते हैं, अकाउंटेंसी की फील्ड में हो सकते हैं, सिक्योरिटी की फील्ड में हो सकते हैं, किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, नो इश्यूज। लेकिन कंपनीज इनको प्रेफर इसलिए करती है क्योंकि बिल्कुल ही यंग माइंड्स है, फ्रेश माइंड्स है, इनको कुछ शेप नहीं दी गई है, इनको हम शेप देंगे, हम इन पे ट्रेनिंग पे खर्चा करेंगे और ये हमारी कंपनी के लॉयल एम्प्लॉयज बन जाएंगे। इसलिए सेकंड पॉइंट पे आते हैं जो है एडवर्टीजमेंट। बड़ा ही कॉमन सा पॉइंट है यार, एडवर्टीजमेंट। देखो हम सबने सुना हुआ है कि अखबार में ऐड दे दी, मीडिया में ऐड दे दी, कोई चैनल के नीचे ऐड चलती है कि इस कंपनी को इस पोस्ट के बंदे की जरूरत है, इसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस नंबर पे कॉल करें, इस मेल पे अपनी मेल छोड़ दे, जो भी है वो अपनी एड्स देते हैं। ये सब चीजें एडवर्टीजमेंट। तो इसमें होगा क्या बेसिकली कि आप एक वाइडर ऑडियंस को रीच कर सकते हो, आप अपनी डिमांड्स बहुत खुल के रख सकते हो। ये जनरली न्यूज़पेपर वाले की बात कर रहा है, न्यूज़पेपर या मैगजीन्स की, ठीक है। जो टीवी पे एड्स है उनका एक अलग पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन। दोनों अलग अलग बनाए हैं, पता नहीं क्यों, किसने क्या सोच के, लेकिन केस स्टडी में हमें दोनों अलग अलग आइडेंटिफाई करने हैं। होता क्या है, एडवर्टीजमेंट और एडवर्टीजमेंट थ्रू टेलीविजन में हम जनरली मिडिल और हायर, यानी कि मिडिल और टॉप लेवल मैनेजर की जॉब ढूंढते हैं। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, इनकी पर यूनिट कॉस्ट बहुत लो होती है, मतलब हम थोड़े से पैसे लगा के बहुत ही वाइड ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, तो पर यूनिट कॉस्ट काफी लो हो जाती है। तीसरी बात, हमें जब क्वालिफाइड और स्किल्ड बंदे चाहिए होते हैं तब हम इसको यूज करते हैं। ये न्यूज़पेपर की बात कर रहा है, वो टेलीविजन की कर रहा है। चौथा आता है वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग क्या होता है, देखो आज की डेट में टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, सारे अपनी अपनी फील्ड्स में बहुत आगे हैं। तो वेब पब्लिशिंग के लिए ऐसी काफी वेबसाइट्स हैं, जो एक पोर्टल है, एक प्लेटफॉर्म है जो एम्प्लॉय को उसके रिक्रूटर से मिलवाती है। बात समझो कि जैसे फॉर एग्जांपल naukri.com, jobmonster.com, ये ऐसी काफी साइट्स हैं जहां पे आप जाके अपनी प्रोफाइल बना सकते हो, दिखा सकते हो कि मैं ये हूँ, मैंने ये क्वालिफिकेशंस की हुई है, ये मेरी डिग्री है, ये काम मैं कर सकता हूँ, ये इस जगह पे जॉब ढूंढ रहा हूँ, ये सब कुछ। आप अपनी प्रोफाइल बनाओ और उसको रजिस्टर करवा दो।
फिर उसी जगह पे एक कंपनी आएगी, वो कहेगी कि हमें ये एम्प्लॉय चाहिए, इसकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। तो वो वेबसाइट आपको काम करके देगी, कंपनी को आपका एड्रेस देगी, आपका सारा बायोडाटा देगी और आपको कंपनी का पता देगी कि ये कंपनी आपको ढूंढ रही है। ये सीन होता है, वो जिसको चीज जो चीज चाहिए और जिसके पास जो चीज है, डिमांड और सप्लाई को मिलाने का काम करती है वेब पब्लिशिंग। ये चीज है आज की डेट में। तो ये 4 पॉइंट हो गए जो आपने सुने हुए हैं। आने वाले पॉइंट्स हो सकता है आपने सुने हो सकता है ना सुने हो, लेकिन नए भी सुने हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सरल तरीके से मैं बताने वाला हूं। अगला पॉइंट आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट देखो, सबसे पहले तो ना, ये कभी भी परमानेंट वर्कर के लिए नहीं होता, कभी भी। ये हमेशा कैजुअल वर्कर्स के लिए होता है, मतलब जो डेली बेसिस पे, जिनको डेली पेमेंट होती है, जो परमानेंट एम्प्लॉयज नहीं है। आज आए, पैसे मिल गए, कल नहीं आए तो पैसे नहीं मिले, दैट्स इट, कंपनी उनको जानती नहीं। तो इस सीन में क्या होता है, जनरली जैसे फैक्ट्री गेट पे रोज के रोज एक नोटिस लगा दिया जाता है कि आज हमारी फैक्ट्री में ये काम होना है, हमें टोटल 20 बंदों की जरूरत है और उनको एक दिन की इतने पैसे हम दे देंगे। नोटिस लगा दिया, तो जो भी वर्कर, जो भी मजदूर वहां से टपा, उसने देखा कि हाँ मेरे काम की जरूरत है, वो अंदर घुस जाएगा और बात करेगा, बिना इंटरव्यू, बिना कोई सिलेक्शन, बिना किसी काम के उसको काम पे रख लेंगे, उससे काम करवा लेंगे और एट द एंड ऑफ द डे वो पैसे लेके अपने घर चला जाएगा। कल वो आए ना आए हमें फर्क नहीं पड़ता, हमने एक दिन का काम करवाया, एक दिन के पैसे दे दिए, दैट्स इट। ये काम होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में। यहाँ कैजुअल वर्कर्स अपॉइंट किए जाते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। यही होती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब फैक्ट्री गेट के बाद नोटिस लगा दिया और आपने डायरेक्टली रिक्रूट कर लिया, बिना किसी लॉन्ग खर्चे के, बिना किसी लॉन्ग प्रोसेस के। ये सब चीजें, कोई टाइम नहीं लगा, कोई खर्चा नहीं आया, कोई लंबा प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ा आपको। ये कैजुअल वर्कर्स को बदली वर्कर्स भी बोलते हैं। बदली क्यों? क्योंकि ये टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। जनरली जैसे हमने अपने शहरों में देखा होगा कि एक पर्टिकुलर एरिया में सुबह सुबह काफी सारे मजदूर इकट्ठे हो जाते हैं। अब तो जैसे कोरोना वगैरह का सीन हो गया, लॉकडाउन आ गया, जनरली बात कर रहा हूँ कि वो इकट्ठे हो जाते हैं। उनका काम क्या होता है कि सुबह सुबह सारे इकट्ठे होंगे, फिर शहर के गेड़े पे निकलेंगे, जो भी फैक्ट्री, जो भी जगह यहाँ नोटिस लगा हुआ मिल गया, वहां हम काम करने घुस जाएंगे। किसी दिन नहीं मिला तो वो नहीं काम कर पाते। ये सीन होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो है कैजुअल कॉलर्स। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कैजुअल कॉलर। देखो, इसमें मैं एक वर्ड बता रहा हूं, उस वर्ड को कहीं पे भी नोट डाउन कर लो, चाहे आप नोट्स बना रहे हो उसमें, चाहे अपनी बुक में है तो अंडरलाइन कर लो। ये वर्ड इस पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको हर केस स्टडी में मिल जाएगा जहां ये लग रहा है। अनसॉलिसिटेड वर्कर्स, इसका मतलब क्या है? देखो, क्या होता है कभी कभी कि एम्प्लॉय आया, उसने कहा मेरे को जॉब चाहिए। मैं आप आगे सिलेक्शन की प्रोसेस पढ़ोगे तो उसमें पता लगेगा सिलेक्शन किस किस स्टेप से होकर गुजरती है। उसने कहा मेरे को जॉब चाहिए, तो कहीं ना कहीं देखा गया कि ये बंदा कैपेबल तो है, ये बंदा जॉब लग तो सकता है, लेकिन हमारे पास इस टाइम वैकेंसीज नहीं है, हम इसको जॉब लगा नहीं सकते क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है। ये सीन होता है। तो वो होता है अनसॉलिसिटेड वर्कर, जिसमें कैपेबिलिटी है लेकिन उसको हमने रखा नहीं। तो क्या किया, उसको मना कर दिया एक बार। जो बड़ी रेप्यूटेड कंपनीज होती है ना, वो इन सारे अनसॉलिसिटेड वर्कर्स का डाटाबेस रखती हैं। इन सब का डाटाबेस होने से फायदा क्या है भाई, कि जब भी इन नियर फ्यूचर इन सब की जरूरत पड़ेगी तो इनको कॉल करके या मेल करके इंक्वायर कर लिया जाएगा कि हाँ अब आप फ्री हो, अब हमारी कंपनी को आपकी जरूरत है। अनसॉलिसिटेड वर्कर्स यानी कि कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल, कभी कभी कॉल करते हैं कंपनी को, या कंपनी इनको कॉल करती है। जनरली ये तो बार बार कॉल करेंगे तो कंपनी वाले डांट के सुना देंगे कि हमारे पास नहीं है जॉब, भाई मान जा। होता क्या है सीन, की कंपनी के पास इनका डाटाबेस है और जब भी कंपनी के पास फ्री वैकेंसीज आएंगी, ये इनको बता देंगे कि हाँ भाई तेरे लिए जॉब है, तू आके इंटरव्यू दे दे दोबारा और जॉब लग जा। ये होते हैं कैजुअल कॉलर्स, कभी कभार कॉल करने वाले, जिनको कंपनी कॉल करके बुला लेती है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? लेबर कॉन्ट्रैक्टर एक इंटरमीडिएरी है कंपनी और ओरिजिनल वर्कफोर्स के बीच में। जब मैं कह रहा हूं ओरिजिनल वर्कफोर्स, तो ओरिजिनल वर्कफोर्स से मेरा मतलब है जो बिल्कुल नॉन मैनेजरियल लेवल पे अनस्किल्ड फिजिकल वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो ओरिजिनल वर्कफोर्स। देखो, लेबर कॉन्ट्रैक्टर जनरली एक बंदा है जिसकी फिजिकल वर्कफोर्स वाली मार्केट में बहुत पहुंच है। वो सारे मिस्त्री, वो सारे अनस्किल्ड वर्कर्स जो बिल्कुल फिजिकल लेबर करते हैं, जो कोई क्वालिफाइड वर्कर की जरूरत नहीं है वहां, वो सारे जो बंदे हैं, उनकी जो मार्केट है, वहां इस बंदे की बहुत पहुंच है। इस बंदे ने उन सबको बना रखा है कि हाँ भाई मैं तुम्हें पर मंथ इतना फिक्स पे करूंगा और काम तुम्हारे से मैं करवाऊंगा, चाहे छुट्टी दे दूं चाहे काम करवाऊं, लेकिन तुम्हारी सैलरी फिक्स है। अब इसने आगे इनकी सैलरी फिक्स कर दी कि कुछ भी सिनेरियो हो सकता है। देखो क्या मैं बताता हूँ सीन, कि ये बंदा कंपनी के पास जाएगा, कंपनी इसको कांटेक्ट करेगी कि हाँ भाई हमें वर्कर चाहिए, तू लाके दे। ठेकेदार, सुना ठेकेदार, वही होता है
या तो ये इनकी सैलरी फिक्स कर सकता है कि तुम्हें मैं मंथ के इतने दूंगा, बाकी जो ऊपर बचा वो मेरा, या फिर ये कंपनी से कमीशन ले सकता है, बंदों को अरेंज करवा के दे देगा, मैंने तुम्हें अरेंज करवा के दिया, मेरा कमीशन दो और इनको तुम सैलरी और दो। कुछ भी हो सकता है, वो हमारे मतलब की बात नहीं है। लेकिन लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है ठेकेदार, जो अपने नीचे पूरी वर्कफोर्स रखता है और कंपनी को प्रोवाइड करवाता है काम करने के लिए। कंपनी से वो एक हार्ड लमसम अमाउंट में पैकेज फिक्स कर देता है। इतनी सी बात है। अब इसका एक नेगेटिव कौन है, नेगेटिव पॉइंट है, डीमेरिट है, वो ये कि अगर किसी कारण लेबर कॉन्ट्रैक्टर की कंपनी से बननी बंद हो जाती है, यानी कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर और कंपनी का कोई इश्यू हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, ये छोड़ के जा रहा है, तो इसके साथ साथ इसकी पूरी पलटन, पूरी फौज भी छोड़ के गई। जनरली क्या होता है, एक एम्प्लॉय गया तो गया, यहाँ एक इनका एम्प्लॉय गया तो सारे गए भाई, ये दिक्कत आ जाती है। अब बढ़ते हैं 8th पॉइंट की तरफ, जो है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या होता है? देखो मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि बिल्कुल सिंपल से पॉइंट है। इनका क्रक्स समझ लो, इनकी मेन बात समझ लो, मेन चीज समझ लो, कंसेप्ट पकड़ लो, जड़ पकड़ लो, कुछ नहीं है। केस स्टडी को पहचानना है, लिखने के लिए कंटेंट बहुत है, कुछ भी लिखे जाओ, यहाँ आप एक्सटेंड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज में होता है कि हमारी कंपनी में एक एम्प्लॉय एग्जिस्टिंग है, उसको कहा कि बेटे बहुत बढ़िया काम करता है तू, गजब, ठीक है, तेरे काम से हम सब खुश हैं, तो तू बता तेरी जान पहचान में तेरा कोई दोस्त, तेरा कोई रिश्तेदार जो तेरे तरह कॉम्पिटेंट हो यार, जो तेरे तरह बढ़िया काम कर सके, हमें बता, तू उसको रिकमेंड कर। जब हम एक एम्प्लॉय से रिकमेंडेशन लेते हैं हमारे एक और एम्प्लॉय के लिए, तो इसके काफी फायदे। एक तो हमें एम्प्लॉय मिल जाएगा अच्छा क्यों मिलेगा कि भाई हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ने उसको बुला के दिया, तो इसको कहेगा भाई मेरी रिकमेंडेशन में तू आया, मैंने कंपनी वालों को सजेस्ट किया कि इसको बुला दो, तो मेरी नाक ना कटने दियो, मैंने कहा है तो अच्छा प्रूव करियो, और इसी चक्कर में दूसरा एम्प्लॉय भी अच्छा प्रूव हो जाएगा। और यार ये कितना स्पेशल फील करेगा कि कंपनी ने मेरे से पूछ के नया बंदा रखा, मैं इतनी बड़ी क्या चीज होगा कि कंपनी ने मुझे डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेने दिया, ये बंदा कितना स्पेशल फील करेगा ये सुन के। तो ये बात आती है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज में, एम्प्लॉय का मोरल भी बूस्ट होता है और हमें उसी की तरह एक अच्छा एम्प्लॉय भी मिल जाता है जो कॉम्पिटेंट होता है। ये बात है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय, दैट्स इट। अब 9th और 10th पॉइंट थोड़े से आपस में कंफ्यूजिंग लगेंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूं, इनको पैरेलल पढ़ते हैं, बिल्कुल आसान। देखो 9th पॉइंट कहता है प्लेसमेंट एजेंसीज। प्लेसमेंट एजेंसीज क्या होती हैं? ये बड़ी बड़ी मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज हैं, इनका दूसरा नाम मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज। ये कंपनी भी एक इंटरमीडिएट है हमारे वेब पब्लिशिंग की तरह, वो एक वेब पोर्टल है, एक ऑनलाइन जगह है जो इंटरमीडिएट है, ये एक एग्जिस्टिंग जगह है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरमीडिएट है। यहाँ क्या होता है, एक एम्प्लॉय आएगा, कहेगा कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरी क्वालिफिकेशंस है, मैं ये काम अच्छे से कर सकता हूँ, इसलिए मेरी स्पेशलाइजेशन है, ये मैंने पढ़ा हुआ है, तो मुझे जॉब चाहिए अच्छी, वो बता के अपना डाटाबेस रखवा के चला जाएगा। फिर एक कंपनी आएगी, कहेगी कि मुझे ये ऐसे ऐसे बंदे चाहिए, ये काम है मेरे को, तो इतने बंदे रिक्रूट करने हैं। ये चीज एक कंपनी के लिए सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। तो इसलिए जब हमें 1 मार्क एमसीक्यू में फिलहाल पूछा जाए कि इस कंपनी का क्लाइंट कौन हुआ, एम्प्लॉय क्लाइंट हुआ या कंपनी क्लाइंट हुई, देखो क्लाइंट दोनों है, नो इश्यूज, लेकिन जब हमें 1 मार्क में पूछ रहा है तो हमारे सिलेबस से कंफाइंड रिस्ट्रिक्टेड टॉपिक के लिए पूछ रहा है। हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो वो कंपनी, यानी कि जब भी आपको पूछे 1 मार्क में कि एक प्लेसमेंट एजेंसी के लिए क्लाइंट कौन है, तो वो एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ना कि कस्टमर यानी कि एम्प्लॉय। तो बात क्या होती है कि ये आकर अपना डाटाबेस दे देगा, एक कंपनी आकर अपनी डिमांड करेगी और फिर ये मैच करके इसको कॉल करेंगे, इसको मेल करेंगे। अब बात है कि ये जो प्लेसमेंट एजेंसी है काफी हाई फीस चार्ज करती हैं एम्प्लॉय से भी, कि हम तेरे को नौकरी दिलवा रहे हैं तो हमें फीस दे, और कंपनी से भी, कि हम तेरे को एक अच्छा एम्प्लॉय दिलवा रहा है तो हमें फीस दे। बहुत हैवी फीस होती है इनकी। कंपनी जो है वो फालतू इधर उधर टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं करती, इसलिए वो डायरेक्ट इनके पास आती है कि इनके पास बहुत सारे बंदे हैं जो कैपेबल हैं, तो फटाफट से हमें डाटाबेस निकाल के दे रहे हैं, हमें फटाफट से बंदे मिल जाएंगे बिना कोई लंबे प्रोसेस के, बिना कोई टाइम लगाए, लेकिन खर्चा तो देखो आएगा, एक चीज में आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो ये होती है प्लेसमेंट एजेंसी, ये होती है स्ट्रिक्टली प्राइवेट, कभी भी गवर्नमेंट नहीं खोलती, ये होती है प्राइवेट। और मैंने जैसे बता दिया कि ये महंगी होती है, तो ये मिडिल और टॉप लेवल की जॉब्स प्रोवाइड करवाती है। अब इसके साथ जिसको बच्चे कंफ्यूज करते हैं वो है एम्प्लॉय एक्सचेंज। एम्प्लॉय एक्सचेंज या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी लिखा होता है। ये पहली बात तो सीधे सीधे शब्दों में गवर्नमेंट होते हैं, काम सेम है इनका, लेकिन होते गवर्नमेंट है, काफी सस्ते होते हैं, मतलब ये गवर्नमेंट है, ये पब्लिक है, वो प्राइवेट है, वो महंगे होते हैं, ये सस्ते होते हैं। तो यार लोग इधर क्यों नहीं आते, इधर दिक्कत क्या है, इनमें जीरो एफिशिएंसी है। जीरो एफिशिएंसी मतलब एक एम्प्लॉय अपना डाटा देके गया, वो सालों से फाइल की फाइल रुल रही है, कोई कंपनी अप्रोच ही नहीं करती इनको, कोई कंपनी कहती नहीं भी हाँ हम आपसे आगे एम्प्लॉय लेते हैं,
तो ये डाटा इनका रोल रहा है, सालों पुरानी फाइल है, गली सड़ी ऐसे ही पड़ी है, उनका कोई यूज ही नहीं हो रहा, ये दिक्कत आती है। ये होता है एम्प्लॉय एक्सचेंज। तो बस बात इतनी सी है यार कि गवर्नमेंट होते हैं, पब्लिक होते हैं, ये उनके कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं, इनकी एफिशिएंसी बिल्कुल खत्म होती है। ये भी जॉब सीकर्स यानी कि एम्प्लॉयज और कंपनी के बीच में एक मिडलमैन की तरह काम करते हैं, और इनको कभी कभी एज एनफोर्स्ड बाय लॉ कंपल्सरी, मतलब कंपनियों के लिए कंपल्सरी हो जाता है कि तुम यहां से आगे एम्प्लॉयज लो, लोन धक्का कर दिया कि तुम मिनिमम इतने अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ आके लो, कभी कभी हो जाता है। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो फाइल्स है वो काफी पुरानी होती है, अप टू डेट नहीं होती। इसीलिए हमारे 10 के 10 सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट होते हैं खत्म। आई होप सो कि आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज वीडियो को रिमाइंड करो, मैंने कंसेप्ट बता दिया है, उसके बाद आपकी केस स्टडी प्रैक्टिस आप जितनी करते हो। अगर एक नक्शा में 10 के 10 को कंक्लूड करूं तो पहला कैंपस रिक्रूटमेंट, जो कॉलेज कैंपस से आके आप बंदे उठा देते हो, बच्चे उठाते हो जो ताजे पढ़ के आए हैं। दूसरा एडवर्टीजमेंट, तीसरा एडवर्टीजमेंट थ्रू टेलीविजन, इनमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। चौथा वेब पब्लिशिंग, ऑनलाइन एक वेब पोर्टल होता है जो एज अ मिडलमैन काम करता है। पांचवा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, फैक्ट्री गेट के बाहर पर्चा लगा दिया और रोज के रोज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर रहे हो। छठा कैजुअल कॉलर मतलब अनसॉलिसिटेड वर्कर्स का डाटाबेस रख लिया और जब भी उनकी जरूरत पड़ेगी उनको बुला लेंगे। सातवां रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज ने हमें जो रिकमेंड किया हमने उनके हिसाब से बंदा रख लिया। आठवां लेबर कॉन्ट्रैक्टर, एक बंदा ठेकेदार जो हमारा लिंक बनवाएगा लोअर वर्कफोर्स से। नौवां प्लेसमेंट एजेंसीज या मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज और 10वां एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। फर्क मैं आपको बता चुका हूं, प्राइवेट गवर्नमेंट, महंगा सस्ता, एफिशिएंट नो एफिशिएंट, डाटा अप टू डेट होता है या डाटा अप टू डेट नहीं होता। इसी के आज का वीडियो करते हैं खत्म। अगले वीडियो में आपको एक्सटर्नल और इंटरनल के मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में मैं बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। पूरी वीडियो में कोई भी कमी लगे नीचे कमेंट जरूर कर देना, नहीं करना तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स भी है, वहां जाकर मुझे डीएम कर दो। दैट्स इट।